स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। पिछले वीडियो में हमने रचनात्मक लेख का जो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो उपस्थित हुए थे हम लेकर, उसमें हमने देखा था कि जो रचनात्मक लेख होता क्या है, उसके बारे में कैसे लिखा जाता है और रचनात्मक लेख लिखने के तरीके क्या हैं, वो सब हमने आपको बताया था। और उसी में हमने आपको 2-3 उदाहरण दिया था और उस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो एक उदाहरण मैंने ये लिया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति, और हमने कहा था कि आप इस पर प्रयास करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा लिखने की, नहीं आता है तो हम बताते हैं। उसी विषय पर हम आपके सामने रचनात्मक लेख लेकर उपस्थित हुए हैं और आपको हम उसमें रचनात्मक लेख लिखते समय उसके कई प्रकार बताए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जो कि सीबीएसई द्वारा बोर्ड में पूछा जाने का पूरा चांस रहता है, वो ये है मनोवैज्ञानिक या फिर समसामयिक विषय पर। तो मनोवैज्ञानिक जो रचनात्मक लेख होगा उस पर हम बताते हैं कि व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी, मतलब उस शीर्षक के अंदर हम बताएंगे कि व्यक्ति की मनोदशा क्या हो सकती है, वो क्या सोचता है, उसके अचेतन मन या उसके मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों को हम लिखित रूप से बताते हैं, वो मनोवैज्ञानिक लेख में आएगा। और समसामयिक पे हम जो हमारे अभी हाल ही में घटित हुआ रहे उसके ऊपर हम अपने विचार देते हैं, तो वो हमारा समसामयिक विषय पर आता है। तो अब हम मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं कि जो एक मनोवैज्ञानिक लेख होगा वह रचनात्मक लेख का एक काम का महिलाओं की स्थिति भारत में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वह संस्कृति का, परंपराओं का मानने वाला है, और हम देखते आ रहे हैं कि अनंत काल से हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का पालन करते हुए आ रही है, सनातन परंपरा को निभाते हुए आ रही है। और सनातन परंपरा में कभी भी महिलाओं को दोयम दर्जे पर नहीं रखा गया है, हमेशा उनको भी सम्मान उतना ही दिया गया है जितना कि पुरुषों को। और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, और वो हैं कि जो हमारे यहाँ कौशल्या जी हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी हैं। अगर कोई ये कहे, सॉरी बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता जी हैं, अगर कोई ये कहे कि हमारे यहाँ महिलाओं का शोषण होता है तो ये सर्वथा गलत है। और वो ये है, इसलिए है क्योंकि कौशल्या का नाम ही इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो कौशल देश की राजकुमारी थी, कैके देश की राजकुमारी कैकेयी थी। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कतई नहीं। तो आते हैं हम अभी वर्तमान समय में भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, उसको हम देखते हैं और क्या कुछ होगा उस पर रचनात्मक लेख इसमें पढ़ते हैं। भारत का समाज सदियों से विविध और परंपराओं से भरा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो रचनात्मक लेख है उसकी शुरुआत हम कुछ भूमिका इस तरह से बनाते हुए करेंगे जिससे कि हम थोड़ा सा उसको बताएं, परिचय देते हुए जो हमारा शीर्षक है उसको हम कोरिलेट करें, थोड़ा सा परिचय बताते हुए। और अगर हम देखेंगे तो ये ठीक वही प्रारूप को पूरा करते हुए चलता है, उसी प्रारूप के अनुसार होता है जैसा कि हम एक निबंध लिखते हैं। अभी उसकी जो मैं एक ट्रिक बताता हूँ वो लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा। वो भारत का समाज सदियों से विविध और परंपराओं से भरा रहा है। यहाँ की महिलाएं हमेशा परिवार और समाज की धुरी रही हैं। इतिहास में देखा जाए तो भारत में महिलाएं केवल गृहिणी ही नहीं बल्कि विदुषी, योद्धा, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्र निर्माता भी रही हैं। अभी हमने बताया जो ये विदुषी, गृहिणी और योद्धा की बात आई है, हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सुने हैं, वो किसी योद्धा से कम नहीं थी। हमारे यहाँ गार्गी, विदुषी का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो गार्गी का लेंगे, और इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्र निर्माता भी रही हैं।
रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा देवी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला जैसी महिला व्यक्तित्व इसके प्रमाण हैं। अगर आप लक्ष्मीबाई को न जानते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लक्ष्मीबाई जी से अछूता रहा हो उनके जीवन के जो भी कार्य उन्होंने किया है। दुर्गा देवी हमारे आराध्य ही हैं, और इंदिरा गांधी को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, क्योंकि आज़ाद भारत के बाद जो एक महिला नेतृत्व करने की क्षमता इंदिरा गांधी में देखने के लिए मिली है, वो शायद ही किसी में देखने को मिलेगी। कल्पना चावला से कोई अपरिचित नहीं है, क्योंकि वह विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ ख्याति बढ़ाई हैं भारत देश की, वो किसी से छूटा नहीं है। इसके बाद आज़ादी के बाद से महिलाओं के अधिकारों में काफ़ी सुधार हुआ है। ये मैं फिर से कहूँगा कि भारत में महिलाओं को कभी भी दोयम दर्जे का नहीं रखा गया है, ना ही उनको कभी उनका शोषण किया गया है। अगर आप देखेंगे ये भारत में जो सुधार हुआ है, ये लाइन मैंने इसलिए हम यहाँ ले आए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके इतिहास में बहुत जगहों पर सती प्रथा, जौहर, ये सब मिल जाएगा। ये सब परिस्थितियाँ उस समय की जिम्मेदार थीं जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया। ऐसा कतई नहीं था कि हमारे परंपरा या हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के ऐसी कोई धारणा थी। उसके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार थीं और उस परिस्थिति के अनुसार ऐसा हुआ। और अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राजा राम मोहन राय भी इसी भारत के हैं जिन्होंने इन गलत प्रथाओं का विरोध करते हुए महिलाओं को इससे मुक्ति दिलाई। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत का जो संविधान लिखा गया उसमें महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के अधिकार के लिए जो अनुच्छेद बनाए गए वे इसीलिए बनाए गए क्योंकि वो प्रेरणा वहीं से ली गई है ना। अगर हमारे यहाँ पहले से महिलाओं की स्थिति ठीक ना होती तो ये अनुच्छेद बनाने की क्या ज़रूरत रहती। 16 के अनुसार महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला सशक्तिकरण योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सबसे प्रिय नारा रहा है और उन्होंने इसकी शुरुआत ही नहीं की है, इसको चरितार्थ भी किया है। और इसके बाद महिला हेल्पलाइन, सशक्तिकरण कार्यक्रम, मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में विशेष प्रावधान जैसी पहलें महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब जानकारी हमें मिलेंगी कहाँ से, तो ये सब जानकारी देखिए, रचनात्मक लेख का मतलब ही होता है कि उसमें तथ्य जरूर रहें। अगर हम इन तथ्य को शामिल ना करें, केवल साधारण सा, आप 12th स्टैंडर्ड के हैं और अगर आप साधारण सी बातें लिख देते हैं कि महिलाएं ये काम करती हैं, महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ, हम किसी को माता के रूप में, किसी को मौसी के रूप में, ये सब कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम अगर एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं रखेंगे तो हमारा रचनात्मक लेख क्यों बनेगा वो? तब तो साधारण सी एक कहानी की तरह दिख जाएगा ना। तो रचनात्मक लेख का मतलब ही होता है कि उसमें हम तथ्य जरूर रखें और तथ्यों के साथ साथ जो पाठक है, पाठक का ध्यान आकर्षित हो, वो उससे जरा सा भी ऊबे ना। और उसमें जब हमारे तथ्य रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, हम जब उनमें फैक्ट रखेंगे तो वो हमारा जो रचनात्मक लेख है थोड़ा सा प्रभावित रूप से दिखेगा, पाठक को प्रभावित करेगा, अन्यथा साधारण सा रहेगा वो। इसके बाद भारत में महिला साक्षरता दर जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार 70.3% पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है, थोड़ी सी यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, ये सब विद्यमान हैं। अब इसके साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और महिलाओं पर बढ़ते अपराध चिंताजनक है। थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से रचनात्मक लेख जो हमारा होगा तथ्यों की जानकारी के साथ, उसमें तुलनात्मक, क्या तुलनात्मक, वर्तमान और पिछले के हमारे जो स्थितियां हैं उनको हम तुलना करते हुए, बताते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर
आज की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। भारत में महिला सांसदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और कई राज्य महिला मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों और समस्याओं को समाज के सामने रख पा रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति केवल समस्याओं और संघर्षों तक सीमित नहीं है, यह बदल रही हैं और सुधार की दिशा में अग्रसर हैं। समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है और युवा पीढ़ी लैंगिक समानता के पक्ष में खड़ी है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वह भी चाहती है कि समानता का अधिकार मिले उनको, और महिलाओं की भागीदारी न केवल परिवार और समाज बल्कि राष्ट्र के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। अब इसके बाद ये सब जानकारी हमने रचनात्मक लेख की शुरुआत जो की वह एक रोचक तरीके से किया और उसके बाद उसमें हम कुछ जानकारियाँ शामिल करते हुए और जो वर्तमान की स्थिति है उसको बताते हुए हम चलते हैं, फिर उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर क्या सुझाव हो सकता है, उसको बताते हुए हम तुरंत निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्षतः भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, ध्यान रखना है। न हमें ये बताना है जो हमारा शीर्षक होगा, जहाँ पर ये ऐसा शीर्षक होगा जहाँ पे निर्णय देना होता है, तो वहाँ पे हम मिश्रित बैलेंस करके संतुलित तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम संतुलन बना करके चलेंगे, एक बैलेंस रखेंगे, तो वहाँ पर ये हमारा जो रचनात्मक लेख है वो बहुत सही दिखेगा और वहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा किसी एक ही तरफ झुकाव ज़्यादा है। ना हमें ज़्यादा बुराइयाँ बतानी है, ना ज़्यादा हमें उनकी तारीफ़ें करनी है। जब बैलेंस करके रखेंगे तो हमारा रचनात्मक लेख एकदम सही आएगा सामने। इसके बाद यहाँ जहाँ परंपरागत बाधाएं और सामाजिक असमानताएं अभी भी मौजूद हैं, वहीं शिक्षा, कानून, डिजिटल सशक्तिकरण और जागरूकता उन्हें स्वतंत्र, समान और सक्षम बनाने में मदद कर रही हैं। आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण ही भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की कुंजी होगा। ये हमारा एक निष्कर्ष पूरा हुआ। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपको मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमने जो हमारा भूमिका वाला पार्ट होता है वो दिया। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास जानकारियाँ होती हैं तथ्यात्मक, उसको बताया। यहाँ हम वर्तमान स्थिति को तुलना करते हुए सुझाव बताते हुए इसके बाद हम यहाँ लास्ट में निष्कर्ष बताए। इस तरह से हमारा ये एक रचनात्मक लेख पूरा हुआ और यही हम हर रचनात्मक लेख लिखते समय इसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और इन स्टेप को जब हम फॉलो करते हुए रचनात्मक लेख लिखेंगे तो हमारा रचनात्मक लेख एक अच्छा लेख बनेगा। और बोर्ड की परीक्षा में जो 6 अंक का ये प्रश्न आपका आता है, ये आप लिख देंगे तो आपका 6 अंक कहीं नहीं गया है। इससे आपको जो मैंने आपके सामने ये लेख लिखा है आपको आसानी होगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, लेकिन कुछ ऐसा ही आप भी लिखें, ये ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का चयन आपका दूसरा हो सकता है। और उसके साथ साथ इसमें जो हम जानकारी रखे हैं वह जानकारी आपकी और अच्छी हो सकती है, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रारूप यही रहेगा, लिखने का तरीका यही रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें जो रोचकता वाली बात है उसको ज़रूर बनाए रखनी है। तो फिर से अपनी वो बात दोहराऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐसे ही लिखें, लेकिन इसी तरह से लिखना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि CBSE आपको उत्तर लिखने की स्किल बताती है, आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति कैसे करनी है, इस बारे में आपको जानकारी देती है। आपको अगर रटा रटाया ही बताना है तो CBSE बोर्ड से पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर से आप
लिखना सीख जाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके लिए जो यहाँ इकट्ठा करके शब्दों का चयन करके लिखा है वो ज़्यादा कठिन होगा। और अगर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में सुधार करेंगे और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी बोर्ड परीक्षा में जो आपके यहाँ आने वाला है उसका सैंपल पेपर जो CBSE ने जारी किया है उसमें झरोखे से बाहर, एक कामकाजी महिला की शाम, इन दोनों पर रचनात्मक लेख लिखने के लिए सैंपल पेपर में उसने दिया है। तो वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर, उसी से संबंधित ये भारत में महिलाओं की स्थिति ये था। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो उसमें हम एक कामकाजी महिला की शाम, उस पर एक रचनात्मक लेख लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और ये इसको लिख लिख करके आप अभ्यास करिए और अभ्यास करते हुए आपको अच्छे से रचनात्मक लेख जरूर आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए एक कहावत भी है हमारे यहाँ जो कि बहुत पुरानी है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात से सिल पर परत निशान। अगर आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते करते ही आप कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं होगा, आप उसको सीख सकते हैं। क्योंकि पत्थर को यदि रस्सी काट सकती है, उस पर निशान लगा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे प्रतिदिन वह उसी पर घर्षण करते हुए, तो वैसे ही अगर आप प्रतिदिन एक रचनात्मक लेख लिखने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर भी वो क्षमता ज़रूर आ जाएगी और एक दिन आप भी अच्छा रचनात्मक लेख लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप इसका मैं थोड़ा समय साइड हो जाता हूँ और अरे भाई काम नहीं कर रहा है क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, ठीक। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको ये लिखने में आसानी होगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देखेंगे कि एक रचनात्मक लेख जो आपका होना चाहिए वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।